नमस्कार दोस्तों, टू यूवर्स में आपका दिल से स्वागत है। तो वीडियो को लाइक और टू यूवर्स को सब्सक्राइब करो। कहानी की शुरुआत होती है साल 1966 से। उस समय एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था रिचर्ड मोंटानेज। रिचर्ड एक बेहद गरीब मैक्सिकन परिवार से था। उसके पिता एक वाइन फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, लेकिन शराब की लत की वजह से घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उस दौर में अमेरिका में मैक्सिकन लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। स्कूल में भी रिचर्ड को सिर्फ इसलिए तंग किया जाता था क्योंकि वह गरीब और मैक्सिकन था। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान कुछ लड़कों ने उसका बरीटो छीन लिया। उसमें मटर देखकर वे उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, ये तो गरीबों का खाना है। फिर उन्होंने उसका पूरा खाना फेंक दिया, लेकिन रिचर्ड ने उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अगले ही दिन वह पहले से ज्यादा बरीटो बनाकर स्कूल पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी पसंद की लड़की को एक बरीटो दिया। फिर उसने उसी लड़के को भी चखने के लिए दिया जो रोज उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने एक बाइट ली, वह उसके स्वाद का दीवाना हो गया। अब बाकी बच्चे भी बरीटो खाना चाहते थे। रिचर्ड ने तुरंत मौका पहचान लिया। उसने कहा, अगर खाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। वह हर बरीटो के लगभग 20 रुपए लेने लगा। देखते ही देखते पूरा स्कूल उससे बरीटो खरीदने लगा। कुछ ही दिनों में वह स्कूल का सबसे लोकप्रिय बरीटो बेचने वाला लड़का बन गया। पहली बार उसकी जेब में अच्छे खासे पैसे आए और उन पैसों से वह अपनी पसंद की लड़की के लिए चॉकलेट खरीदने निकल पड़ा। लेकिन यहीं उसकी जिंदगी ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसकी जेब में इतने सारे नोट देखकर लोगों को शक हो गया। उस समय अमेरिका में मैक्सिकन लोगों को अक्सर चोर या अपराधी समझ लिया जाता था। बिना कोई जांच किए पुलिस ने रिचर्ड को पकड़ लिया। एक छोटे से मासूम बच्चे को अपराधी की तरह पूछताछ के लिए ले जाया गया। हालांकि बाद में वह छूट गया, लेकिन इस घटना ने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस दुनिया में इंसान की पहचान उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी गरीबी और जाति से की जाती है। समय बीतता है और कहानी पहुंचती है 1970 के दशक में। अब रिचर्ड एक जवान लड़का बन चुका था। लंबे बाल, घनी मूछें और गलत दोस्तों की संगत। धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया में कदम रखने लगा। उसकी दोस्ती स्थानीय गैंग और ड्रग्स बेचने वाले लोगों से हो गई। हालांकि इन सब के बीच उसकी बचपन की दोस्त जूडी हमेशा उसके साथ रही। समय के साथ दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया, लेकिन एक दिन उन दोनों से ऐसी गलती हो गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जूडी प्रेग्नेंट हो गई। यहीं से रिचर्ड की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, अब उसकी जिम्मेदारी एक पूरे परिवार की थी। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि वह अपराध और ड्रग्स की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देगा। कुछ साल बाद 1982 में रिचर्ड और जूडी की शादी हो जाती है। उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं। रिचर्ड को एक इलेक्ट्रिशियन की नौकरी मिलती है, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि महीने का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। घर का ज्यादातर खर्च जूडी सड़क पर सामान बेचकर चलाती थी। फिर भी 4 लोगों का परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा था। रिचर्ड हर दिन नई नौकरी की तलाश करता, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगती। आखिरकार मजबूर होकर वह अपने माता पिता के घर मदद मांगने पहुंचता, लेकिन वहां भी उसके पिता उसे प्यार से नहीं बल्कि तानों और अपमान से स्वागत करते। रिचर्ड चुपचाप सब सह लेता है क्योंकि उसे पता था कि उसके पास अब हार मानने का विकल्प नहीं। इसके बाद वह अपने पुराने दोस्त टोनी रोमेरो से मिलने जाता है। टोनी पहले गैंग का लीडर हुआ करता था। रिचर्ड उससे कहता है कि वह फिर से ड्रग्स बेचने का काम करना चाहता है, लेकिन इस बार टोनी उसकी बात सुनकर मना कर देता है। वह कहता है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए सही रास्ता चुनो। असल में टोनी भी अब अपराध की दुनिया छोड़ चुका था। अब वह एक बड़ी स्नैक कंपनी में काम करता था। जब रिचर्ड को यह पता चलता है तो उसकी उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह तुरंत टोनी से कहता है, अगर हो सके तो मुझे भी अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा दो। टोनी मुस्कुराकर कहता है, कल अपना आवेदन लेकर आ जाना। अगले दिन रिचर्ड पहुंचता है एक बड़ी फूड कंपनी के बाहर। इस कंपनी का नाम था फ्रिटोले। रिचर्ड को एक आवेदन फॉर्म दिया जाता है, लेकिन वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे समझ ही नहीं आता कि फॉर्म कैसे भरे। वह फॉर्म लेकर घर लौट आता है। उसकी पत्नी जूडी उसकी मदद करती है, लेकिन नौकरी मिलने की उम्मीद बढ़ाने के लिए वह फॉर्म में झूठ लिख देती है कि रिचर्ड ने सेंट बर्नार्ड हाई स्कूल से पढ़ाई की है। अगले दिन रिचर्ड इंटरव्यू देने पहुंचता है, लेकिन किस्मत फिर उसका इम्तिहान लेती है। जिस HR मैनेजर के सामने वह बैठा था वह उसी स्कूल का पूर्व छात्र निकलता है। कुछ सवाल पूछते ही रिचर्ड की सच्चाई सामने आ जाती है। वह झूठ बोल ही नहीं पाता। मैनेजर जाने लगता है, लेकिन तभी रिचर्ड उसे रोककर कहता है, सर मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैनेजर कुछ पल उसके चेहरे को देखता है। उसे रिचर्ड की आंखों में ईमानदारी दिखाई देती है। आखिरकार वह उसे कंपनी में सफाई कर्मचारी जेनेटर की नौकरी दे देता है। वो नौकरी मिलने के अगले ही दिन रिचर्ड सुबह सुबह बड़ी खुशी के साथ अपनी नई यूनिफॉर्म पहनता है। फैक्ट्री पहुंचते ही उसे पूरे प्लांट का दौरा कराया जाता है, जहां चारों तरफ विशाल मशीनें लगातार हजारों पैकेट चिप्स तैयार कर रही थी। रिचर्ड मशीनों को देखकर बिल्कुल बच्चे की तरह उत्साहित हो जाता है। उसे बचपन से ही मशीनों में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसकी ड्यूटी सिर्फ सफाई करने की थी। फिर भी जहां भी मौका मिलता वह मशीनों को ध्यान से देखता रहता। उसे समझने की कोशिश करता कि आखिर ये सब काम कैसे करती है। एक दिन उसने हिम्मत करके एक मशीन ऑपरेटर से सवाल पूछ लिया, लेकिन उस आदमी ने गुस्से में जवाब दिया, अपना काम करो, मशीनों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। रिचर्ड को बहुत बुरा लगा। एक पल के लिए उसे गुस्सा भी आया, लेकिन उसने खुद को शांत कर लिया। उसे पता था अगर उसने बहस की तो नौकरी हाथ से निकल सकती है। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात फैक्ट्री के सबसे अनुभवी मशीन ऑपरेटर क्लेरेंस बेकर से होती है। इस बार भी रिचर्ड मशीनों के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन क्लेरेंस बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसने रिचर्ड को डांटने के बजाय मुस्कुराकर उसके सवालों का जवाब दिया। रिचर्ड को पता चलता है कि क्लेरेंस ने मशीनों की सारी जानकारी किसी कॉलेज से नहीं बल्कि खुद मेहनत करके सीखी थी। यही बात रिचर्ड को बहुत प्रेरित करती है। उसे महसूस होता है कि अगर क्लेरेंस सीख सकता है तो वह भी सीख सकता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती
दोस्ती हो जाती है। रिचर्ड का पुराना दोस्त टोनी उसे समझाता है। वह कहता है हम जैसे छोटे कर्मचारियों को बड़े अधिकारियों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। फिर वह बताता है कि क्लैरेंस पिछले 15 सालों से कंपनी में काम कर रहा है। इतना अनुभवी होने के बावजूद उसे आज तक प्रमोशन नहीं मिला, क्योंकि उस समय नस्ल भेद यानी रेसिज्म बहुत ज्यादा था। काबिल होने के बावजूद मैक्सिकन और अश्वेत कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन इन सब बातों से रिचर्ड का हौसला बिल्कुल नहीं टूटता। उसका सपना सिर्फ मशीन ऑपरेटर बनना नहीं था, वह एक दिन कंपनी का बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। उसका सबसे बड़ा आदर्श था पेप्सिको के सीईओ रॉजर एनरिको। रिचर्ड अक्सर सोचता था अगर वह इतनी बड़ी कंपनी चला सकता है तो मैं भी एक दिन कुछ बड़ा जरूर करूंगा। अब वह क्लैरेंस के और करीब आने के लिए अपने घर का बना स्वादिष्ट मैक्सिकन खाना लेकर आने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच गुरु और शिष्य जैसा रिश्ता बन गया। रिचर्ड हर छोटी बड़ी चीज सीखता गया। उसकी मेहनत देखकर पूरी फैक्ट्री उसके काम की तारीफ करने लगी और कुछ ही समय बाद उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला। यह उसकी जिंदगी की पहली बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जिंदगी फिर से उसकी परीक्षा लेने वाली थी। इसी दौरान अमेरिका में आर्थिक मंदी यानी रिसेशन आ गई। देश भर की बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में जाने लगी। फ्रीटो ले भी इससे बच नहीं पाई। कंपनी ने खर्च कम करने के लिए सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। रिचर्ड को प्रमोशन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब उसे सिर्फ अपनी नौकरी बचने की खुशी थी। अगले कई सालों तक वह उसी जेनेटर की नौकरी करता रहा। हालांकि उसकी तनख्वाह भी कम हो गई और काम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण अब उसे दूसरे विभागों का काम भी करना पड़ता था। लेकिन रिचर्ड ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर काम पूरी ईमानदारी से करता रहा। एक दिन जब वह कंपनी के स्नैक्स दुकानों तक पहुंचाने गया तो उसने एक बहुत अजीब बात नोटिस की। कंपनी के ज्यादातर ग्राहक सिर्फ गोरे अमेरिकी थे और स्नैक्स के फ्लेवर भी लगभग एक जैसे थे। उसे कहीं भी ऐसा स्वाद नहीं दिखा जो मैक्सिकन लोगों को पसंद आए। उसी समय उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या कंपनी ने कभी हमारे जैसे लोगों के स्वाद के बारे में सोचा भी है? उधर कंपनी के सीईओ रॉजर एनरिको भी बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कंपनी को इस मुश्किल दौर से कैसे निकाला जाए। तब उन्होंने एक मोटिवेशनल वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे कंपनी की हर ब्रांच में भेजा। वीडियो में उन्होंने कहा, मुश्किल समय में सिर्फ शिकायत मत करो, बल्कि सीईओ की तरह सोचो। अगर तुम्हारे पास कंपनी को बचाने का कोई आइडिया है तो उसे जरूर बताओ। ज्यादातर कर्मचारियों ने उस वीडियो पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन रिचर्ड ने उस वीडियो को कई बार देखा। उसकी एक लाइन उसके दिल में उतर गई, हर मुश्किल अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। यही बात उसके दिमाग में घूमती रही। उसी शाम रिचर्ड अपने दोनों बेटों को स्कूल से लेने गया। वहां उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा उदास बैठा हुआ। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। रिचर्ड घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने बताया कि कुछ बच्चों ने उसे लतीनो कहकर चिढ़ाया। बात इतनी बढ़ गई कि लड़ाई हो गई। रिचर्ड को अपने बचपन की सारी बातें याद आ गईं। उसे महसूस हुआ कि समय बदल गया है, लेकिन लोगों की सोच अभी भी नहीं बदली। अपने बेटे का मूड ठीक करने के लिए रिचर्ड उसे एक मैक्सिकन स्ट्रीट फूड खिलाने ले गया। इस डिश का नाम था एलोते। यह भुट्टा होता है जिस पर मक्खन, चीज और ढेर सारे तीखे मसाले डाले जाते हैं। रिचर्ड का छोटा बेटा बड़े मजे से वह मसालेदार भुट्टा खाने लगा। उसे जितना तीखा स्वाद मिलता उतनी ही खुशी होती। बस यही रिचर्ड के दिमाग में बिजली की तरह एक आइडिया आया। घर पहुंचते ही रिचर्ड ने अपनी पत्नी जूडी को अपना आइडिया बताया। दोनों ने फैसला किया कि वे घर पर ही एक नया मसाला तैयार करेंगे, ऐसा स्वाद जो पहले कभी किसी चिप्स में नहीं आया हो। अगले दिन रिचर्ड फैक्ट्री में अपने गुरु क्लैरेंस से मिला। उसने पूरे उत्साह के साथ अपना आइडिया बताया। क्लैरेंस को भी यह विचार काफी अलग लगा, लेकिन रिचर्ड ने उससे सिर्फ एक छोटी सी मदद मांगी। उसने कहा, मुझे बिना मसाले वाले कुछ चीटोस घर ले जाने की अनुमति दिलवा दो। मैं उन पर अपना मसाला डालकर एक सैंपल बनाना चाहता हूँ। क्लैरेंस ने उसकी बात मान ली। अब शुरू हुआ रिचर्ड और जूडी का सबसे बड़ा प्रयोग। दोनों एक असली मैक्सिकन मसालों की दुकान पर गए। उन्होंने लाल मिर्च, जीरा, लहसुन, प्याज, नींबू और कई तरह के पारंपरिक मसाले खरीदे। पूरा घर एक छोटी सी लैब बन गया। हर दिन नया मसाला तैयार होता और फिर टेस्ट किया जाता। उनका सबसे छोटा बेटा स्टीवन इस प्रयोग का आधिकारिक टेस्टर बन गया। हर बार उसे नया फ्लेवर चखाया जाता। अगर उसे पसंद नहीं आता तो जूडी फिर से मसाले बदल देती। अगर बहुत ज्यादा तीखा होता तो मात्रा कम कर देती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। दिलचस्प बात यह थी कि कंपनी की रिसर्च टीम भी नए फ्लेवर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे सिर्फ केमिकल फ्लेवर और आर्टिफिशियल एसेंस इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि रिचर्ड और जूडी असली भारतीय मसालों की तरह रियल नेचुरल स्पाइसेस का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी वजह से उनके बनाए मसाले का स्वाद बिल्कुल अलग और यादगार था। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें वह परफेक्ट रेसिपी मिल गई, जिसे खाते ही स्टीवन बोला, पापा मुझे और चाहिए। यही वह पल था जब रिचर्ड को यकीन हो गया कि उसका आइडिया सच में लोगों की जिंदगी बदल सकता है। कुछ ही दिनों बाद फ्रीटो ले में एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी यानी लेओनफ्स शुरू हो जाती है। हर कर्मचारी डरा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि अगली नौकरी किसकी जाएगी। रिचर्ड समझ चुका था, अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वह अपने नए फ्लेवर का सैंपल लेकर सीधे प्लांट मैनेजर लॉनी के पास पहुंचता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ वह कहता है, सर मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जो कंपनी को इस मुश्किल समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन लॉनी उसकी बात सुनते ही हंस पड़ता है। वह गुस्से में कहता है, सो तुम एक जेनेटर हो, सीईओ तक पहुंचने का सपना मत देखो। ये काम बड़े अधिकारियों का है, तुम्हारा नहीं। रिचर्ड चुपचाप वहां से लौट आता है, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उस रात जब पूरी फैक्ट्री खाली हो चुकी थी, वह चुपके से मैनेजर के ऑफिस में घुस जाता है। वहां रखी डायरेक्टरी में उसे कंपनी के सीईओ रॉजर एनरी का फोन नंबर मिल जाता है। रिचर्ड जल्दी से वह नंबर अपनी डायरी में लिख लेता है और बिना किसी को बताए वापस घर चला जाता है। अगली सुबह कांपते हाथों से वह फोन उठाता है। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। वह सीधे सीईओ के ऑफिस में फोन लगा देता है। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाती है। एक साधारण जेनेटर सीधे सीईओ से बात करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मामला कंपनी को बचाने के आइडिया का है तो वह कॉल आगे ट्रांसफर कर देती है। कुछ ही सेकंड बाद फोन के दूसरी तरफ खुद रॉजर एनरी थे। रिचर्ड थोड़ा घबरा
जाता है, लेकिन फिर पूरी ईमानदारी से अपनी बात शुरू करता है। वह कहता है, सर मैं मैक्सिकन हूँ, हमारे जैसे लोग स्नैक्स तो खाते हैं, लेकिन हर बार उन पर अलग से तीखी चटनी डालते हैं। क्यों ना कंपनी खुद ऐसा चिप्स बनाए जो पहले से ही मसालेदार हो। फिर वह बताता है कि उसने घर पर खुद एक नया मसाला तैयार किया। रोजर एरिको कुछ देर तक उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, फिर अचानक पूछते हैं, तुम्हें यह आइडिया कैसे आया? रिचर्ड मुस्कुराकर जवाब देता है, सर आपकी मोटिवेशनल वीडियो देखकर आपने कहा था कि हर कर्मचारी सीईओ की तरह सोचे, मैंने बस वही करने की कोशिश की। यह सुनकर रॉजर एनेरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि कम से कम एक कर्मचारी ने उनकी बात को सच में दिल से सुना है। वह तुरंत कहते हैं, ठीक है, अपने बनाए हुए चिप्स का सैंपल मुझे भेजो। रिचर्ड खुशी से झूम उठता है। वह और जूडी पूरी मेहनत से मसालेदार चीटोस तैयार करते हैं, फिर उन्हें बड़े प्यार से पैक करके सीईओ के ऑफिस भेज देते हैं। अब दोनों पति पत्नी हर दिन एक ही सवाल सोचते रहते हैं, पता नहीं उन्हें हमारा स्वाद पसंद आएगा या नहीं। कुछ दिनों बाद रॉजर एनेरी खुद वह सैंपल चखते हैं। पहला बाइट लेते ही उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मिर्च इतनी तीखी थी कि उनके माथे पर पसीना आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह खाते जाते हैं वैसे वैसे उन्हें उसका स्वाद और भी पसंद आने लगता है। कुछ ही देर में पूरा पैकेट खत्म हो जाता है। रॉजर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सिर्फ तीखा नहीं है, ये तो कमाल का स्वाद। उसी शाम रिचर्ड के घर फोन बजता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ रॉजर एनेरी थे। वह कहते हैं, रिचर्ड 2 हफ्ते बाद मैं खुद रांचो कुकामोंगा प्लांट आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा आइडिया पूरी टीम के सामने सुनना चाहता हूँ। यह खबर पूरे फ्रिटोले प्लांट में आग की तरह फैल जाती है। हर कोई हैरान था। एक जेनेटर और सीईओ उससे मिलने खुद आ रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रिचर्ड का आइडिया सफल हो गया तो उनकी इज्जत और पद दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। उधर रिचर्ड भी डरने लगता है। उसे लगता है अगर उसका आइडिया फेल हो गया तो शायद कंपनी में और लोगों की नौकरी चली जाएगी। वह सोचने लगता है कि शायद उसे रॉजर एनेरिको को आने से ही मना कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में उसकी पत्नी जूडी एक बार फिर उसका हौसला बढ़ाती है। वह कहती है, डरने वाले लोग इतिहास नहीं बनाते। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो पूरी दुनिया एक दिन तुम पर भरोसा करेगी। जूडी की बातें सुनकर रिचर्ड के अंदर फिर से आत्मविश्वास लौट आता है। अब वह तय कर चुका था कि चाहे जो भी हो वह पूरी ईमानदारी से अपनी बात दुनिया के सबसे बड़े अधिकारियों के सामने रखेगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। पूरी फैक्ट्री में हलचल मची हुई थी। सभी अधिकारी बड़ी बड़ी तैयारियों में लगे थे। हर किसी को पता था कि आज कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी रॉजर एरिको इस प्लांट का दौरा करने वाला है। दूसरी तरफ रिचर्ड पूरी रात अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करता रहा। उसने लाइब्रेरी जाकर बिजनेस प्रेजेंटेशन देना सीखा। क्लेरेंस ने भी उसे सिखाया कि बड़े अधिकारियों के सामने कैसे बात करनी चाहिए। उधर उसकी पत्नी जूडी ने उसके लिए अच्छे कपड़े तैयार किए ताकि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखे। लेकिन प्रेजेंटेशन शुरू होने से ठीक पहले रिचर्ड बहुत घबरा गया। उसके हाथ कांप रहे थे। बार बार वह अपने नोट्स देख रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वह इतने बड़े लोगों के सामने कुछ गलत न बोल दे। लेकिन सिर्फ 2 लाइनें बोलने के बाद ही वह रुक गया। उसने गहरी सांस ली और अपने सारे नोट्स बंद कर दिए। रिचर्ड बोला, मैं हार्वर्ड से नहीं पढ़ा, मुझे बड़े बड़े बिजनेस शब्द नहीं आते, लेकिन मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जिनके लिए मैं यह प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। उसने आगे कहा, मैं एक लातिनो हूँ, हमारे घरों में हर खाने के साथ मसाले होते हैं, लेकिन आपकी कंपनी के स्नैक्स में हमारा स्वाद कहीं दिखाई नहीं देता। अमेरिका में करोड़ों लातिनो लोग रहते हैं, फिर भी आज तक किसी ने उनके स्वाद के बारे में नहीं सोचा। कुछ अधिकारी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि एक जेनेटर उन्हें बिजनेस सिखा रहा है। एक एग्जीक्यूटिव ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हें मार्केटिंग की समझ ही नहीं है। लेकिन रिचर्ड बिना रुके बोलता रहा। उसने कहा, मुझे मार्केटिंग की किताबें नहीं आती, लेकिन मैं अपने लोगों को जानता हूँ। अगर आप उनके स्वाद को समझेंगे तो वे इस प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। रॉजर एरिको पूरे समय चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उन्हें रिचर्ड की अंग्रेजी नहीं, उसका जुनून दिखाई दे रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि ये आदमी किताबों से नहीं, जिंदगी से सीख कर आया है। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही कुछ सेकंड तक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर रॉजर एनेरिको खड़े हुए और बोले, हम इस आइडिया को मौका देंगे। उन्होंने आदेश दिया कि रिचर्ड के फ्लेवर के 5000 ट्रायल पैक्स तैयार किए जाएं। यानी कंपनी पहली बार उसके मसालेदार चीटोस को बाजार में टेस्ट करेगी। कुछ दिनों बाद फ्लेमिन हॉट चीटोस नाम से नए पैकेट सुपरमार्केट में पहुंचे। रिचर्ड और पूरी फैक्ट्री उत्साह से रिजल्ट का इंतजार करने लगी। लेकिन एक हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा, और बिक्री लगभग ना के बराबर रही। दुकानों में पैकेट वैसे के वैसे पड़े थे। कंपनी के बड़े अधिकारी तुरंत बोले, हमने पहले ही कहा था ये आइडिया फेल है। उन्होंने ट्रायल बंद करने का फैसला कर लिया। रिचर्ड पूरी तरह टूट गया। उसे लगा उसकी वजह से कंपनी का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो गए। लेकिन प्लांट मैनेजर लन्नी ने पहली बार उसका साथ दिया। उसने अधिकारियों से कहा, हमें सिर्फ 1 हफ्ता और दीजिए, अगर तब भी बिक्री नहीं बढ़ी तो हम खुद ये प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। रॉजर एनेरी ने आखिरी मौका दे दिया। रिचर्ड पूरी रात सोचता रहा कि आखिर गलती कहाँ। उसी समय उसका छोटा बेटा उससे कहता है, पापा मैंने इस नए चीटोस का कहीं भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा। बस यहीं रिचर्ड को असली समस्या समझ में आ गई। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं था। अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा तो वह खरीदेगा कैसे। अब रिचर्ड के दिमाग में एक नया प्लान तैयार हो चुका था। अगली सुबह रिचर्ड सीधे अपने पुराने दोस्त टोनी के पास पहुंचता है। वही टोनी जो कभी गैंग का लीडर हुआ करता था, लेकिन अब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर ईमानदारी से काम कर रहा था। रिचर्ड उससे कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। टोनी बिना कुछ पूछे तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में उसके पुराने दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। रिचर्ड उन्हें पूरी बात बताता है। वह कहता है, अगर हम अपने ही लातिनो लोगों तक ये स्नैक पहुंचा दें तो उन्हें इसका स्वाद जरूर पसंद आएगा। सब लोग उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड वापस फैक्ट्री जाता है। वह वहां मौजूद सभी कर्मचारियों को इकट्ठा करता है। पहली बार एक साधारण जेनेटर पूरे स्टाफ के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। रिचर्ड सबको संबोधित करते हुए कहता है, अगर यह प्रोजेक्ट बंद हो गया तो सिर्फ मेरा सपना नहीं टूटेगा, बल्कि इस फैक्ट्री में फिर से लोगों की नौकरियां हो जाएंगी। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो हम सब मिलकर इसे सफल बना सकते हैं। उसकी सच्ची बातें सुनकर पूरा स्टाफ उसके साथ खड़ा हो जाता है। सब लोग मिलकर वेयरहाउस में रखे फ्लेमिन हॉट चीटोस के हजारों पैकेट ट्रकों में भरने लगते हैं। वे उन पैकेटों को लेकर सीधे लातिनो बस्तियों में पहुंच जाते हैं। हर गली, हर दुकान, हर छोटे मार्केट लोगों को मुफ्त सैंपल दिए जाने लगे। रिचर्ड खुद लोगों से कहता, बस एक बार खाकर देखिए। पहले तो लोग थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला बाइट लिया उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। हर कोई यही कह रहा था, वाह यही तो हमारा स्वाद है। कुछ ही दिनों में पूरे
इलाके में फ्लेमिंग हॉट चीटोस की चर्चा शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को इसके बारे में बताने लगे। बच्चे, ये युवा, बुजुर्ग, हर कोई इस नए तीखे स्वाद का दीवाना बन गया। उधर रिचर्ड और उसके दोनों बेटे एक और काम कर रहे थे। वे अलग अलग सुपरमार्केट में जाते और खुद ही फ्लेमिंग हॉट चीटोस खरीदने लगते। बाकी ग्राहक उन्हें देखकर सोचते, लगता है ये नया फ्लेवर काफी अच्छा होगा। जिज्ञासा में वे भी वही पैकेट खरीद लेते। धीरे धीरे स्टोर ओनर्स ने भी ज्यादा ऑर्डर देना शुरू कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बिक्री का ग्राफ अचानक ऊपर जाने लगा। कंपनी के अधिकारी हैरान रहे। जो प्रोडक्ट कुछ दिन पहले तक कोई खरीद नहीं रहा था, अब वही सबसे तेजी से बिकने वाला स्नैक बन चुका था। जब यह रिपोर्ट सीईओ रॉजर एनरिको तक पहुंची तो वह बेहद खुश हुए। उन्होंने तुरंत रांचो कुकामुंगा प्लांट में फोन किया और कहा, हमें तुरंत फ्लेमिंग हॉट चीटोस के 50 लाख पैकेट तैयार करने हैं। यह सुनते ही पूरी फैक्ट्री खुशी से झूम उठी। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए कंपनी ने दिन रात काम शुरू कर दिया। सबसे अच्छी बात, जिन कर्मचारियों को कुछ समय पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, उन्हें दोबारा बुलाया गया। रिचर्ड का पुराना दोस्त टोनी भी वापस नौकरी पर आ गया। अब हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ महीनों बाद फ्लेमिंग हॉट चीटोस पूरे अमेरिका में लॉन्च कर दिए गए। जहां भी ये स्नैक पहुंचता, लोग हाथों हाथ खरीद लेते। देखते ही देखते ये नया फ्लेवर पूरे देश में सनसनी बन गया। जिस कंपनी की हालत कुछ समय पहले खराब थी, वही कंपनी अब फिर से मुनाफे में लौट आई। और ये सब एक जेनेटर के छोटे से आइडिया की वजह से हुआ था। लगभग 6 महीने बाद फ्लेमिंग हॉट चीटोस की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि फ्रिटोले की हालत पूरी तरह बदल गई। जो कंपनी कुछ समय पहले घाटे में चल रही थी, अब फिर से मुनाफा कमाने लगी थी। कंपनी के पुराने कर्मचारियों को दोबारा नौकरी मिल गई, नई मशीनें लगने लगी और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, फ्लेमिंग हॉट चीटोस। इसी बीच रिचर्ड के सबसे बड़े गुरु क्लेरेंस बेकर को आखिरकार वह सम्मान मिला जिसका वह पिछले 20 सालों से इंतजार कर रहे थे। उन्हें कंपनी ने प्लांट मैनेजर बना दिया। एक दिन अचानक कंपनी के सीईओ रॉजर एनरिको बिना किसी सूचना के रांचो कुकामुंगा प्लांट पहुंचते हैं। इस बार वे किसी मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ रिचर्ड से मिलने आए थे। रॉजर एनिस्को सीधे रिचर्ड के पास जाते हैं, जो हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। रिचर्ड उन्हें देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने कोई गलती कर दी है, लेकिन रॉजर मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। इसके बाद रॉजर पूरी फैक्ट्री के सामने घोषणा करते हैं कि रिचर्ड अब जेनेटर नहीं रहेगा। उसे सीधे कंपनी का डायरेक्टर ऑफ क्रॉस कल्चरल मार्केटिंग बनाया जाता है। यानी अब वही इंसान जो कभी झाड़ू लगाता था, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के स्वाद के हिसाब से नए प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी संभालेगा। रिचर्ड की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब यह खबर उसकी पत्नी जूडी तक पहुंचती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे अपने पति पर हमेशा से भरोसा था, आज वही भरोसा हकीकत बन चुका था। इसके बाद रिचर्ड ने सिर्फ फ्लेमिंग हॉट चीटोस तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने अलग अलग देशों और समुदायों के स्वाद को समझते हुए कई नए स्नैक्स और फ्लेवर विकसित किए। उनके आइडियाज की वजह से पेप्सिको और फ्रिटोले को अरबों डॉलर का फायदा हुआ। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बराबर मानी जाती है। धीरे धीरे रिचर्ड पूरी कंपनी में एक प्रेरणा बन गए। लोग उन्हें प्यार से गॉडफादर ऑफ लातिनो मार्केटिंग कहने लगे। उनकी कहानी दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। साल 2019 में कई दशकों तक कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद रिचर्ड ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उनकी बनाई हुई फ्लेमिंग हॉट चीटोस आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्नैक्स में शामिल है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जिस पर आपको खुद भरोसा है, तो दुनिया की परवाह मत कीजिए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से आइडिया से ही शुरू होता है। तो दोस्तों, आपको फ्लेमिंग हॉट 2023 की यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टू यू वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगली बेहतरीन फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।